तो देखो ध्यान से बात को सुनना। इससे पहले मैंने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की बात की थी, ठीक है ना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो हैं जिनका हम पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। और गैर परंपरागत स्रोत वो हैं जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो परंपरागत स्रोत की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले महत्वपूर्ण कहा था कि कोयले का योगदान सबसे ज्यादा भारत में है। और अगर हम परंपरागत स्रोत की क्षमता की बात करें, ठीक है ना, तो हमने कहा था 56% जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं वो परंपरागत स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जिनको अनवीकरणीय कहा जाता है। और ये वाले जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, अगर हम इनकी क्षमता की बात करें तो ध्यान से बात को सुनना, यहाँ पर 43%, कितना 43% तक जो है हम गैर परंपरागत स्रोतों से प्राप्त हैं, यानी कि इस पर निर्भर है हम। तो परंपरागत स्रोत का योगदान 56% है और गैर परंपरागत स्रोत का योगदान जो है वो 43% है। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, अब हमने कहा था कि गैर परंपरागत स्रोत या नवीकरणीय स्रोत वो है जिनका पुनः बार बार प्रयोग हो सकता है। और इसमें वो भी आ सकते हैं जितने, जैसे मैंने इसमें बताया था कि सौर ऊर्जा इसी के अंतर्गत आती है, पवन ऊर्जा इसी के अंतर्गत आती है, फिर आपका जल विद्युत है और बायोगैस है या फिर ज्वारीय ऊर्जा है। ये सब सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं या नवीकरणीय स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से एक चीज ये ध्यान रखनी है तुमने कि पेपर में जब प्रश्न बनता है इससे, तो इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि ये ऊर्जा के कौन से स्रोत के अंतर्गत आता है, तो आपने वहां पर लगाना होता है, टिक करना होता है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इसके अंतर्गत जो भी ऊर्जा के स्रोत आएंगे उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सौर ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? सौर ऊर्जा। हेडिंग डालो, सौर ऊर्जा, ठीक है। देखो, अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे वहां पर परंपरागत स्रोत में हमने कहा था कि जो कोयला है या ताप विद्युत है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार नंबर 1 पर कोयला आता है, कई बार नंबर 1 पर ताप विद्युत आती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें गैर परंपरागत स्रोत की, तो सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका? ऊर्जा का। किसके अंतर्गत? गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत। तो इसके सामने लिख देंगे हम, ठीक है। लिखना, यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है ना। अब यहां से ये हमारे यहाँ भारत में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए क्यों माना जाता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, अगर हम भारत के अक्षांश और देशांतर की बात करें, किसकी? अक्षांश और देशांतर की, यानी कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। और 365 दिनों में से 300 दिन जो है भारत में क्या मिलती है? धूप मिलती है। क्या मिलती है? धूप मिलती है हमें। यानी कि हम जो है, हमें हमारे पास धूप बहुत बढ़िया है। और सौर ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य की सौर ऊर्जा का सूर्य है ना, उसी से तो हम जो है ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे भारत में लगभग 300 दिन हमें धूप देखने को मिलती है। ऐसी हमारी ग्लोब पर स्थिति है, हम इन अक्षांश और ऐसी जलवायु पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर पर 20 मेगावाट तक की जो है हम ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं। किससे? सौर ऊर्जा से। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने मेगावाट? 20 मेगावाट जो है ऊर्जा हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? सौर ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गई यहां से बात? अरे ये समझ में आया इतना? ठीक है। अब देखो, इसको हम यहीं पर रोकते हैं। ये तो बताने के लिए था कि इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हम जो है यहाँ भारत में गैर परंपरागत स्रोत का सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे वहां पर कोयला और ताप विद्युत था, यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं विश्व की बात, ठीक है ना। यानी कि सौर ऊर्जा में विश्व में भारत, ठीक है। अगर हम बात करें सौर ऊर्जा में विश्व में भारत, तो सौर ऊर्जा में विश्व में भारत चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर है?
चौथे स्थान पर है, यानी कि भारत का ये जो आपका सौर ऊर्जा में विश्व में कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है। भारत विश्व में चौथे स्थान पर है सौर ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है ना। और अगर हम भारत के शीर्ष राज्यों की बात करें, नंबर 1 पर भारत का कौन सा राज्य है जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में? तो यहां से याद रखेंगे, नंबर 1 पर आ जाएगा राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान, ठीक है ना। नंबर 2 पर हम बात करेंगे तो गुजरात आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे तो कर्नाटक आ जाएगा, और नंबर 4 पर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो भारत के राज्य हैं जो सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी कि सबसे नंबर 1 पर हमारा राजस्थान है, नंबर 2 पर गुजरात, कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। ये शीर्ष जो है हमारे यहाँ राज्य हैं जो कि सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं। अब यहाँ से आपने देखा विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। विश्व में भारत जो है चौथे स्थान पर है, और भारत के शीर्ष राज्यों में 4 राज्य शीर्ष पर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, एक हमने जो है मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है ना। उस मिशन का नाम क्या था? याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, ठीक है। देखो, भारत में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। और इसका उद्देश्य था, जब हमने जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत की तो हमने इसका उद्देश्य ये रखा था 2010 में जब स्थापना की कि हम 2020 तक 20,000 मेगावाट जो बिजली है, 20,000 मेगावाट जो बिजली उत्पादित करेंगे वो सौर ऊर्जा से उत्पादित करेंगे। इसका हमने लक्ष्य रखा था। कब? जब हमने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो है इसको चलाया, तो हमने ये कहा कि 2020 तक हम 20,000 मेगावाट तक की जो बिजली है वो सौर ऊर्जा से क्या करेंगे? बनाएंगे। समझ में आई ना बात? तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की जो शुरुआत हुई वो 2010 में हुई। ये इतना यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब एक 3 चीजें आपने इसकी बड़ी ध्यान में रखनी है। एक ये कि सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र भारत में कहाँ है? तो लिखेंगे सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र, ठीक है। तो बात करें अगर सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है, तो वो ये ध्यान रखेंगे आप कहां पर है, तो आप याद रखेंगे कामुथी, कामुथी। और ये कहां पर है कामुथी? तो यहां से ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है वो कहां पर है? कामुथी एक जगह है जो कि किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ये भारत, यहाँ भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र लगा है, ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात भी स्टार बनाकर लिखेंगे, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पर सबसे बड़ा सोलर पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क नाम है इसका भड़ला सौर पार्क, और ये ब्रैकेट में लिख देंगे कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है जिसका नाम है क्या? भड़ला सोलर पार्क या भाडला सोलर पार्क, और ये कहां पर है? तो राजस्थान राज्य में है। तो यहां से ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। दोबारा से एक बार देखते हैं, सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है, और गैर परंपरागत स्रोत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा को ही माना गया है। भारत इसके और अग्रसर है, भारत जो है सौर ऊर्जा पर डिपेंड होने के प्रयास में है, लेकिन फिर भी हम बात करें तो विश्व में भारत का स्थान चौथे स्थान पर है सौर ऊर्जा के उत्पादन में। शीर्ष राज्यों की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 और गुजरात, और फिर उसके बाद कर्नाटक, और फिर उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत की 2010 में। कई बार ये पेपर में प्रश्न बन सकता है वर्ष के हिसाब से, और इसके आधार पर हमने ये लगाया कि हमें 2020 तक 20,000 मेगावाट तक जो बिजली है वो सौर ऊर्जा से उत्पादित करनी है। सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कामुथी तमिलनाडु में है, और सबसे बड़ा सोलर पार्क हमने भड़ला सौर पार्क जो है वो राजस्थान में लगाया है, ठीक है ना। और विश्व में भारत चौथे स्थान पर सौर ऊर्जा के उत्पादन में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पहली बात हो गई जो हमने बात की, सौर ऊर्जा का जो स्रोत है नंबर 1 पर सौर ऊर्जा।
ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 2 पर हम पवन ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? पवन ऊर्जा। ये ध्यान रखेंगे यहां से, पवन ऊर्जा। अब देखो ध्यान से, यानी कि पवन की बात करें तो हवा की बात हो रही है, पवन की बात हो रही है ऊर्जा। तो आपने पवन चक्कियों का नाम सुना होगा, जो हवा के वेग से जो है चलती हैं और फिर उससे जो है हम ऊर्जा उत्पादित करते हैं और उसको प्रयोग में लाते हैं, ठीक है ना। अब यहां से आपने ये ध्यान रखना है कि अगर हम पवन ऊर्जा को प्रयोग में ला रहे हैं तो पवन चक्कियों को चलाने के लिए जो है वायु की जो गति होती है, कितनी? वायु गति। ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा यहां से। अगर पवन ऊर्जा को चलाने के लिए हम बात करें, पवन चक्कियों को चलाने के लिए जो वायु की गति होनी चाहिए वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात कर लें अपने भारत की, किसकी? भारत की, ठीक है। तो भारत में लगभग ऐसे क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हवा की जो गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। 10 किलोमीटर प्रति आवर जो है भारत में हवा का वेग है, पवन का वेग है, ठीक है ना। ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। और पवन ऊर्जा यानी कि पवन चक्कियों को चलाने के लिए कितनी चाहिए हमें? तो हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए होती है, लेकिन भारत में संभावनाएं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हैं, ठीक है ना। अब यहां से आप एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें पवन ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है, तो यहां से ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न यहां से बनता है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में अगर बात करें भारत की, तो भारत विश्व में जो है चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? चौथे। सौर ऊर्जा में भी भारत चौथे स्थान पर है और पवन ऊर्जा में भी भारत चौथे स्थान पर है। लेकिन यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि एशिया में, इसमें एशिया में भारत स्थान प्रथम है। ये ध्यान रखेंगे, यानी कि अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में भारत का स्थान पवन ऊर्जा में नंबर 1 पर है। एशिया में नंबर 1 पर भारत है और विश्व में भारत जो है नंबर 4 पर आता है। किसमें? पवन ऊर्जा में। ये आप यहां से ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब अगर हम भारत जो है जैसे एशिया में प्रथम है, तो भारत के अगर हम शीर्ष राज्यों की बात कर लें, किसकी बात कर लें? शीर्ष राज्यों की बात कर लें, यानी कि पवन ऊर्जा में भारत के शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं जो पवन ऊर्जा में नंबर 1, 2, 3, 4 पर है, ठीक है। तो नंबर 1 पर सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे गुजरात है। क्या है? गुजरात। नंबर 2 पर आप याद रखेंगे तमिलनाडु, ठीक है। और नंबर 3 पर आप याद रखेंगे कर्नाटक, ठीक है। तो भारत के शीर्ष राज्य पवन ऊर्जा में गुजरात, तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर कौन है? कर्नाटक है। और पवन ऊर्जा के बारे में बता दिया कि पवन ऊर्जा जो है पवन चक्कियों को घुमाया जाता है और उससे जो है ऊर्जा पैदा की जाती है जो कि हवा के वेग से घूमती है, जिनके लिए हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, लेकिन भारत में संभावनाएं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है। भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन में एशिया में प्रथम और विश्व में चौथे स्थान पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने बात की गैर परंपरागत स्रोतों में सबसे पहले ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा स्रोत। दूसरे नंबर पर हमने बात की पवन ऊर्जा स्रोत। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर, ठीक है ना, थर्ड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पर आप लिखेंगे बायोगैस। क्या लिखेंगे? बायोगैस। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे बायोगैस की। अब देखो ध्यान से, बायोगैस क्या है? तो बायोगैस जो है कहां कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। देखो, ये जो है पशुओं के गोबर से, किससे? गोबर से, ठीक है ना। और मानव मल से, ठीक है ना। देखो, या तो पशुओं के गोबर से जो गोबर सड़ जाता है, या मानव मल से जो सीवरेज टैंक्स होते हैं, ठीक है ना, आदि अवशेषों से, ठीक है ना, आदि से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे यहां से, ठीक है ना। तो बायोगैस जो है हम पशुओं के गोबर से या मलमूत्र से या जो है जो आपके अवशेष सड़ गल जाते हैं उनसे जो गैस होती है, एथेनॉल, मीथेन, इस प्रकार से जो गैसें निकलती हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। और इसका प्रयोग भी कर रहे हैं एनर्जी में। कई बार हम इसको जो है जैसे जो गोबर गैस होती है उसको हम जो है खाना बनाने में भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अगर हम बायोगैस के उत्पादन में अपने राज्यों की बात करें
शीर्ष राज्य भारत के कौन से हैं जो बायोगैस के उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे शीर्ष राज्यों की, ठीक है ना, जो बायोगैस का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से बात को सुनना, अगर हम बात करें शीर्ष राज्यों की तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र, जो बायोगैस में नंबर 1 पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। नंबर 1 पर हो गया महाराष्ट्र, नंबर 2 पर हो गया उत्तर प्रदेश, और नंबर 3 पर आ जाएगा कर्नाटक। क्या आएगा? कर्नाटक। तो भारत के बायोगैस में 3 शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। नंबर 1 पर आपका क्या है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और फिर कर्नाटक है, तो जो कि बायोगैस में नंबर 1 पर है, ठीक है। अगला स्रोत हम बात करते हैं गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा। नंबर 4 पर हम बात करेंगे ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान ये रखना है कि ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है, ठीक है। तो यहां से कभी सुना है ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? तो देखो ध्यान से बात को सुनना, आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार और भाटा समुद्र में आता है, समुद्री लहरों से उत्पन्न होता है। तो इसी को जब ये इसकी जो स्पीड होती है उसके लिए जो है टरबाइंस लगाई जाती हैं खंभों के सहारे पर, ठीक है ना, और जिन उनके नीचे पंखे रहते हैं। जितनी ज्वार और भाटे की जो स्पीड होगी उससे वो उतना स्पीड से घूमेंगे और एनर्जी लगेगी। लेकिन यहां से आपने ये ध्यान रखना है ज्वारीय ऊर्जा में ये थोड़ा सा खर्चीला साधन है ऊर्जा के स्रोत का, मतलब इसमें थोड़ा खर्च ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसका क्या कर रहे हैं? कम प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान से रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, पहले हम इसको ही समझते हैं कहां से होता है, तो लिख देंगे इसके बारे में, ज्वार और भाटा से उत्पन्न होता है। लिख दें ज्वार भाटा से उत्पन्न, ठीक है ना। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ज्वार और भाटा से क्या होती है? उत्पन्न होती है। अब यहां से ध्यान रखना, पहले ही मैंने तुमसे ये कहा है कि इसके उत्पादन में ज्यादा खर्चीला ये मतलब ऊर्जा का स्रोत है, इसमें हमारा ज्यादा वेस्ट होता है, पैसा खर्च लगता है। तो लेकिन हमें ये संभावना है कि हम इससे लिखेंगे, इससे लगभग 40,000 मेगावाट, ठीक ना, की संभावना है। ठीक है, यानी कि हम इससे जो है 40,000 मेगावाट तक क्या कर सकते हैं? कमा सकते हैं। इसकी संभावना, मतलब बना सकते हैं, ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसकी संभावना है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ ऐसे संयंत्र कहाँ लग सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए? तो ये ध्यान रखेंगे आप कहाँ पर इसका प्रयास चल रहा है, इसी में से। तो आप याद रखेंगे कच्छ की खाड़ी, क्या याद रखेंगे? और खंबात की खाड़ी, ठीक है ना। तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, या फिर दूसरे नंबर पर आप याद रखेंगे सुंदरबन का क्षेत्र, ठीक है, जहां पर सुंदरबन का क्या है? डेल्टा है। क्या है? डेल्टा। तो वहां पर भी जो है संभावनाएं हैं ज्वारीय ऊर्जा की, और हम इसको कर भी रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? थोड़ा एक खर्चीला है प्रयोग है, यानी कि इसमें जो है खर्च ज्यादा होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे, नंबर 5 पर, गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, देखो अब भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो यहां से ध्यान से ये जो पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है, पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा है, उसी को हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। अब ये हमें दो प्रकार से मिलती है, पहले हम लिखते हैं ये क्या है, तो लिख देंगे इसके सामने पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा, ठीक है। अब ये दो प्रकार से हम मिलती है, हमें कितने प्रकार से मिलती है? दो प्रकार से। एक तो हमें जो है भाप के रूप में मिलती है, गर्म भाप, ठीक है ना। दूसरी हमें जो है गर्म कुंड के रूप में मिलती है, गर्म कुंड। जैसे हमारे उत्तराखंड में कई सारे गर्म जो है पानी के जल स्रोत हैं, कुंड है, तो इनसे भी हम प्रयोग कर जो है क्या कर रहे हैं? ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे जहां पर ऐसी संभावनाएं हो सकती है, गर्म पानी के कुंड हो या गर्म जो है भाप के स्रोत हो, तो वहां पर हम ऐसा प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां से आपने ये देखेंगे, इसके लिए हमने एक संस्थान बनाया है। क्या बनाया है? संस्थान बनाया है जो इन सबको खोज करेगा
कहां पर ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, वो पेपर में कई बार आता है, ठीक है ना। तो लिखते हैं उसको, उसका नाम है, लिखेंगे राष्ट्रीय राष्ट्रीय भूगर्भिक, ठीक है, राष्ट्रीय भूगर्भिक अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूगर्भिक या भूगर्भीय भी आप याद रख सकते हैं इसको, अनुसंधान संस्थान। और ये कहां पर है, तो ध्यान से देंगे, ये हैदराबाद में है। कहां पर है, हैदराबाद में है। और ये इसी पर क्या कर रहा है, ये इसी पर काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हमने बात की थी भारत में ऊर्जा संसाधन की, और ऊर्जा संसाधन में हमने कहा था कि भारत में ऊर्जा संसाधन के दो स्रोत हैं, एक अनवीकरणीय स्रोत, दूसरा नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत वो है परंपरागत स्रोत, तो जिनको हम पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब आता है। उसके बाद हमने बात की थी गैर परंपरागत स्रोत। आज हम 43% इनकी जो है क्षमता है गैर परंपरागत स्रोतों की, और इसमें जैसे हमारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या जल विद्युत, इन सबको जो है हम गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।